क्लास, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक की स्टडी करेंगे जिसका नाम है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ओके, आज हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे, प्लस ये समझेंगे कि आखिर पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस या फिर पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री क्या है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, ठीक है, और क्यों हम इसकी स्टडी करते हैं। ओके, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इसके बारे में पूछा जाता है। जैसे कि अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, प्लस अगर आप सीएसआई या नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उससे तो डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आते ही हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। Introduction of pericyclic reactions. Okay, difference between organic chemistry and pericyclic chemistry. तो क्या डिफरेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो उसमें हम फंक्शनल ग्रुप जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन्स टाइप जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, प्लस रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं। आपने की होगी SN1, SN2, कई सारी रिएक्शंस हैं जिनकी मैकेनिज्म प्लस रिएक्शन की हम स्टडी करते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है, हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, इसमें हमें कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी जो बातें थी वो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने एक्सप्लेन कर दी। ओके, ये तो हो गया हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, नो ऑर्गेनिक मैकेनिज्म। जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं उनमें ऑर्गेनिक मैकेनिज्म नहीं होती है। जैसे कि इससे अगर कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमारा बन रहा है तो उसकी कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं होती है। इसको हम थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन करते हैं। इसमें कई सारी साइंटिस्टों ने थ्योरी दी है जिसके बेस पर हम जो हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस है या फिर पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री। अब आता है कि व्हाट इज पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम एक वर्ड में पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करना चाहे तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है? पुनः निर्माण करना, किसी चीज को दोबारा से बनाना। ओके, उसको बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई इस टाइप का सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इस टाइप से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है इसी को हम बोल सकते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का भी हो सकता है रीऑर्गेनाइजेशन और पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका भी हो सकता है रीऑर्गेनाइजेशन। बट जो सिग्मा बॉन्ड का होता है वो ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसमें हम सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते हैं, ओनली पाई बॉन्ड को कंसीडर करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसको इस टाइप से भी कहा जा सकता है। ओके, तो ये तो है हमारा वन वर्ड में पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करना। अब फर्दर इसकी स्टडी करते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन इज डन इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। जो रीऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसे होता है? वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। मीन्स किसी चीज का एक ही साथ बनना और एक ही साथ टूटना कहलाता है कंसंट्रेट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होता है तो अगला बॉन्ड बन जाता है। ओके, तो ये कंसंट्रेट वे हो गया जिसमें क्या होता है, हमारे पास कंसंट्रेट फॉर्म होती है। ओके, नो इंटरमीडिएट फॉर्म। यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। जैसे कि हम आपको यहाँ पर एग्जांपल करके दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस टाइप का मैंने यहाँ पर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया। ओके, अब हमने इसके बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, इस वाले बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो ये इसका स्ट्रक्चर, अगर आपको इसकी ट्रांजिशन स्टेट शो करनी है तो किस टाइप से करोगे आप? यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, ये पहले तो एज इट इज बना देंगे, ठीक है, इस टाइप से एज इट इज इसको बना दिया। अब क्या होगा कि यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो स्टेट मैंने बनाई है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रिएजेंट। यहाँ पे
रिएक्शन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड करने के लिए किसी भी रिएजेंट की जरूरत नहीं होती है। ओके, किस चीज की जरूरत होती है उसकी हम आगे स्टडी करेंगे, अभी तो हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पर रिएजेंट की जरूरत नहीं होती है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं ये जो हमारा कंसंट्रेट आया है इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया है, साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेक कहलाता है कंसंट्रेट। ओके, तो ये जो कंसंट्रेट है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विद साइक्लाइजेशन और विदाउट साइक्लाइजेशन। अगर विद साइक्लाइजेशन कंसंट्रेट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, बट विदाउट साइक्लाइजेशन कंसंट्रेट हो रहा है तो उसको हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कंसीडर नहीं करते हैं, उसको हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन नहीं मानते हैं। तो इसकी ये कंडीशन है कि ये विद साइक्लाइजेशन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है साइनोक्रोनस एंड एसाइनोक्रोनस। ओके, तो इसमें क्या होता है, इक्वल एक्सटेंट ऑफ ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ट्रांजिशन स्टेट। इसमें साइनोक्रोनस में क्या होता है, इक्वल एक्सटेंट में जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट होती है वो ब्रेक होती है या फिर फॉर्म्ड होती है, और एसाइनोक्रोनस में क्या होता है, अनइक्वली होती है ये चीज, अनइक्वली एक्सटेंट ऑफ ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ट्रांजिशन स्टेट। ओके, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट का हाफ पार्ट हुआ है, बट ये जितना मैंने आपको समझाया है इसको अभी हम क्या करेंगे, समराइज कर देंगे एक शॉर्ट फॉर्म में, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, डिफरेंट बिटवीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री। डिफरेंट क्या है, इसमें क्या है, हम फंक्शनल ग्रुप की और रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं, बट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में ना तो हम फंक्शनल ग्रुप की स्टडी करते हैं ना रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का रिऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी स्टडी करते हैं। ओके, इसमें कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं होती है, इसको हम थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन करते हैं। ओके, इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, इसमें रिएजेंट की जरूरत नहीं होती है, इसमें कंसंट्रेट फॉर्म होती है जिसमें साइमल्टेनियसली बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और बॉन्ड ब्रेक होता है। कंसंट्रेट अगर विद साइक्लाइजेशन है तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगा, अगर विदाउट साइक्लाइजेशन है तो क्या होगा, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन नहीं होगा। साइनोक्रोनस है, एसाइनोक्रोनस है, इसमें क्या होता है कि इक्वल एक्सटेंट में ब्रेकिंग और फॉर्मेशन होती है ट्रांजिशन स्टेट की, इसमें अनइक्वल एक्सटेंट ऑफ ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ट्रांजिशनल स्टेट। ओके, अब इस सारे को हम समराइज कर देते हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर बाय इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसमें क्या होता है, जी होता है, तो इस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें क्या होता है, कंसंट्रेट फॉर्म होती है। ठीक है, अगर कंसंट्रेट फॉर्म हो रही है तो ये विद साइक्लाइजेशन होना चाहिए, विद साइक्लाइजेशन होना चाहिए। अगर ये विद साइक्लाइजेशन है तो ये क्या हो जाएगा, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो जाएगा। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन दो टाइप की होती है, साइनोक्रोनस और एसाइनोक्रोनस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इक्वल एक्सटेंट में होता है, इसमें अनइक्वल एक्सटेंट में होता है। तो ये हमने समराइज कर दिया कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि कंसंट्रेट फॉर्म में होता है, विद साइक्लाइजेशन है तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगा, और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है तो ये साइनोक्रोनस हो सकता है, एसाइनोक्रोनस हो सकता है। इसमें इक्वल एक्सटेंट में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन या ब्रेक होता है या फिर अनइक्वल एक्सटेंट में होता है। ठीक है, अब हम इसकी फर्दर आगे स्टडी करते हैं अबाउट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री को हम नॉन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, in pericyclic reaction we study about transfer of groups या functional groups and cyclization and decyclization। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में हम स्टडी करते हैं ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स की। ठीक है, किसकी स्टडी करते हैं, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की, एंड साइक्लाइजेशन एंड डिसाइक्लाइजेशन, इसकी हम स्टडी करते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज यूज हीट एंड फोटो एनर्जी। जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है उसमें जो हमारा रिएक्टेंट होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए या तो हम हीट देते हैं या फिर फोटो एनर्जी देते हैं, जिसको हम एच म्यू कहते हैं। ठीक है, अब रोल ऑफ हीट एंड
फोटो एनर्जी। यहाँ पे जो हीट है उसका क्या रोल होता है या फिर क्यों दी जाती है किसी रिएक्शन में हीट, और फोटो एनर्जी जो है उसकी भी जरूरत क्यों पड़ी उसको देखते हैं। केमिकल रिएक्शन कोई भी अगर हमारी हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन हो चाहे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की हमारी रिएक्शन हो, उसमें क्या होता है एक्टिवेट करना पड़ता है रिएक्टेंट को, तभी तो वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर हमारे पास है रिएक्टेंट, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम इसको क्या देंगे, हीट दे सकते हैं या फिर फोटो एनर्जी देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, जिसको हम स्टार से शो कर रहे हैं। ओके, उसके बाद क्या होगा, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो कोई भी रिएक्शन जो हमारी होती है वो इस टाइप से होती है। ओके, अगर हम तो जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है थर्मली एक्टिवेटेड, एक है फोटोकेमिकली एक्टिवेटेड। अगर हम किसी हमारे कोई रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसको अगर हम थर्मली एक्टिवेट करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी रिएक्शन में, और अगर हम फोटोकेमिकली एक्टिवेट करते हैं तो हमारी रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको ग्राफ से समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है, उसमें हमने ये जो हीट है इसको दिया, इस रिएक्टेंट में हमने क्या किया, इसको हीट अप किया, ठीक है। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या होगा, एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसकी ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा तभी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हम क्या करते हैं, इसको हीट देते जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, थर्मली एक्टिवेट हो जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होना या बॉन्ड का ब्रेक होना, ठीक है, तो ये है। अब बात करते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट है, ठीक है, इसको क्या होता है, ये पहले एक्साइटेड होता है, ठीक है, यहाँ पर ये इसकी ग्राउंड स्टेट होती है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होती है, यहाँ पर ये एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये अपनी एनर्जी को लूज करके ट्रांजिशन स्टेट में आता है, उसके बाद ये अपनी एनर्जी को लूज करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इस टाइप से फोटोकेमिकल, अगर हम फोटोकेमिकल एनर्जी जैसे कि Hμ को किसी रिएक्शन पर डालते हैं तो ये पहले एक्साइटेड होता है, एक्साइटेड होने के बाद ट्रांजिशन स्टेट में आता है, ट्रांजिशन स्टेट में आने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अगर हम मेजर डिफरेंस पूछते हैं कि क्या मेजर डिफरेंस है फोटोकेमिकल रिएक्शन में और थर्मली एक्टिवेशन रिएक्शन में, तो क्या डिफरेंस हमें समझ में आता है इसमें और इसमें। ये हमारी थर्मल रिएक्शन है और ये फोटो एनर्जी रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है वो ग्राउंड स्टेट से पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन मैकेनिज्म में, ठीक है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट में कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहा है, ग्राउंड स्टेट से, बट इसमें जो हमारा रिएक्टेंट होता है ये एक्साइटेड स्टेट से पार्टिसिपेट करता है ट्रांजिशन स्टेट में। ओके, तो ये इसमें एक मेजर डिफरेंस है। ओके, तो ये हमारा था पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, प्लस वीडियो भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।